गरीब परिवार की हिम्मत। ये कहानी रामपुर नामक गांव की है, जहां गोपाल नाम का व्यक्ति अपनी बीवी सुमन, 10 साल की बेटी पूजा और 8 महीने के बेटे के साथ रहता है। जिंदगी एक पल में कितनी बदल जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गोपाल। गोपाल एक ईंट भट्टे पर काम करता था। एक दिन वहां ईंटों से भरा ट्रक पलट गया और गोपाल उसकी चपेट में आ गया। गोपाल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुमन बहन, जल्दी चलो अस्पताल। अस्पताल? लेकिन क्यों भैया जी, सब ठीक है ना? अरे वो गोपाल को चोट लग गई है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गोपाल की बेटी पूजा भी वहीं थी और अशोक की बातें सुनकर वो घबरा जाती है। माँ, बाबा को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? कुछ नहीं होगा तेरे बाबा को, भगवान सब ठीक कर देंगे। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची। और हाँ, तू अपने भाई का ध्यान रखना। हाँ, मैं तेरे बाबा को देखने जा रही हूँ। सुमन पूजा को राहुल के पास छोड़कर खुद अस्पताल पहुँचती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आप भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान की कृपा से गोपाल बच तो गया, लेकिन इस हादसे में उसने अपने पैरों को खो दिया। इस दौरान गोपाल की सारी जमा पूंजी उसके इलाज पर खर्च हो गई। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, इनकी दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है, क्या करूं? सुमन गांव के सेठ के पास जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। हाँ, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें मुझे 6 महीने के अंदर सारे पैसे सूद समेत लौटाने होंगे। जी सेठ जी, हम जल्द ही आपके सारे पैसे चुका देंगे। सुमन पैसे लेकर घर के लिए राशन लाती है और गोपाल की दवाइयां भी खरीद लेती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और अभी भी गोपाल बेरोजगार था। इसी बीच घर के हालात देखते हुए सुमन ने लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया था, ताकि घर की दाल रोटी चला सके। एक शाम एक नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता। भगवान पर भरोसा रखिए जी, सब ठीक हो जाएगा। हमारा तो फिर भी ठीक है, लेकिन राहुल को देखकर मुझे बहुत रोना आता है। तुम काम पर चली जाती हो तो पूरा दिन तुम्हारी राह देखता रहता है। पापा, क्या मैं स्कूल जाना बंद कर दूं? घर में रहूंगी तो राहुल को देख लूंगी। नहीं बेटा, इन सब में तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। जैसे तैसे बस ये समय निकल जाए। तभी घर पर कोई आता है। क्यों रे गोपाल, अब घर का किराया लेने भी मुझे तेरे पास आना पड़ेगा? पिछले 4 महीने से तेरी राह देख रहा हूँ, घर का किराया कब देगा? माफ करना साहब, वो इस समय हाथ थोड़ा तंग है, आपको तो पता ही है मेरी हालात। देख, ये सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरे मकान का किराया समय से चाहिए, नहीं तो घर खाली कर दो। ऐसा ना बोलो साहब जी, मैं अपने परिवार को कहाँ लेकर जाऊंगा? वो तो सब सोचना तेरा काम है, या तो मुझे समय पर किराया दे दिया कर या इस घर को खाली कर दे। ऐसा बोलकर मकान मालिक तो चला गया, लेकिन गोपाल बहुत परेशान था और वो पूरी रात नहीं सो पाया था। अगली सुबह गोपाल जल्दी उठकर काम की तलाश करने लगता है और बहुत सी जगह वो काम मांगने के लिए जाता है। इधर सुमन भी पूजा को स्कूल भेजकर राहुल को अपने साथ काम पर ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गोपाल हर रोज सुबह ही घर से निकल जाता और शाम को निराश मन से घर लौटता, और आज भी ऐसा ही हुआ था। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, सब मुझसे ऐसे नजरें चुराते हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। अरे अपाहिज को जीने का हक नहीं है क्या? क्या हम भूखे मर जाएं? गोपाल बार बार की असफलता से परेशान हो चुका था। ऊपर से मकान मालिक 4 महीने का किराया वसूलने दूसरे दिन उसके घर आ जाता है और घर खाली करवाने की धमकी देता है। गोपाल सुबह ही घर से निकल जाता है, लेकिन आज मौसम बहुत खराब था।
रात से बहुत तेज बारिश हो रही थी। इधर घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। पिछले 2 दिन से पूरे परिवार ने कुछ नहीं खाया। कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं ये बारिश में मुझे कोई काम मिलेगा भी या नहीं। यही सोचते सोचते गोपाल चल रहा था कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। मुझे जल्दी उस चाय की टपरी के नीचे जाना चाहिए। बारिश में तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गोपाल उस चाय की टपरी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वहाँ आदमी चाय के साथ पकोड़े बना रहा था। लोग चाय के साथ पकोड़े खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। गोपाल का भी चाय पीने का मन तो था, लेकिन वो जानता था कि उसका परिवार घर पर भूखा है। भाई, ये पकोड़े कैसे दे रहे हो? 10 के 2। गोपाल ने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो 10 का पुराना नोट निकला। इसके पकोड़े ले जाता हूँ, पूजा देखकर खुश हो जाएगी। गोपाल पकोड़े लेता है और बारिश रुकने पर अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी बीवी बच्चे घर के बाहर खड़े थे और उसका साल भर का बेटा राहुल अपनी माँ की गोद में लगातार रो रहा था और उसकी बेटी भी अपनी माँ का आंचल पकड़कर खड़ी थी और उनका मकान मालिक उनका सामान सड़क पर फेंक रहा था। पूजा जैसे ही अपने बाबा को देखती है तो वो रोते हुए अपने बाबा के पास आती है। बाबा, देखिए ना, ये अंकल ने हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया है और हमारा सामान भी फेंक रहे हैं। गोपाल ने अपनी बच्ची को चुप करवाया और मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। हम पर दया करो साहब, मैं आपका सारा पैसा जल्द ही चुका दूंगा। मकान मालिक की नजर गोपाल के हाथ में कागज पर जाती है और पकोड़े देखकर उसका पारा और भी चढ़ गया था। अरे और कितना झूठ बोलोगे तुम लोग? किराया देने के लिए पैसे नहीं है और पकोड़े पार्टी करने के लिए तुम लोगों के पास बहुत पैसे हैं। मकान मालिक गोपाल के हाथ से पकोड़े का पैकेट छीनकर फेंक देता है और फिर घर में ताला लगाकर वहां से चला जाता है। जी, अब हम कहाँ जाएंगे? चलो जल्दी यहाँ से चलो, बारिश तेज होने से पहले हमें कोई नया ठिकाना ढूंढना होगा। गोपाल अपने परिवार के साथ चल पड़ता है। तभी बारिश तेज हो जाती है और बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। तभी गोपाल की नजर सड़क पर पड़ी सीमेंट की पाइप पर जाती है और गोपाल सबको उसके अंदर जाने को कहता है। अभी वो अंदर जाने ही वाले थे कि तेज बारिश से पेड़ का बड़ा सा डाल टूटकर पूजा के ऊपर आ गिरता है और पूजा के सिर से खून बहने लगता है। हाय मेरी बच्ची! सुनिए ना, देखिए पूजा के सर से कितना खून निकल रहा है। जल्दी उस पाइपलाइन के अंदर चलो, यहाँ रहना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। सब लोग उस सीमेंट की पाइप के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। सुमन पूजा के सर पर अपना पल्लू फाड़कर बांध देती है। माँ, बहुत दुख रहा है। बस बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा, अब खून बहने से रुक जाएगा, तू चिंता मत कर। वो सभी पाइप के अंदर बैठे थे और बारिश रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि धीरे धीरे और भी तेज होती गई। सड़कों पर पानी भरने लगा। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण बाढ़ वाली स्थिति पैदा होने लगी। उन लोगों की सीमेंट वाली पाइप में भी पानी आ रहा था। सुमन, अब हमें बच्चों को लेकर कहीं ऊंचे स्थान पर जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। तभी गोपाल ने पूजा को अपने कंधे पर बिठाया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने के लिए आगे जाने लगा कि तभी पानी के तेज बहाव में गोपाल का नियंत्रण बिगड़ गया और वो पूजा को लेकर गिर पड़ा। पानी के तेज बहाव की चपेट में पूजा आ गई और वो तेज पानी में बहने लगी। बाबू, मुझे बचाओ बाबू। अपाहिज गोपाल चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा सका। पूजा बेटा, कोई मेरी बच्ची को बचाओ। सुनिए, कोई है यहाँ? पूजा बेटा, पूजा! देखते ही देखते पूजा आंखों से ओझल हो गई।
गोपाल कैसे भी करके अपनी पत्नी और छोटे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जवाब दे चुके थे और वो अपनी ताकत खो चुके थे और पानी के तेज बहाव में वो लोग बहने लगे। तभी बाढ़ राहत कार्य वालों की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने अपनी नाव में उन्हें बचाकर राहत शिविर में पहुंचाया। अगले दिन, इस बार हम तीनों तो बच गए, लेकिन इस बाढ़ में हमने हमारी पूजा को खो दिया। सुमन और गोपाल पूजा को याद कर कर रो रहे थे। तभी एक नन्ही सी बच्ची जिसके हाथों में बिस्किट और ब्रेड का पैकेट था, वो पैकेट उसको राहत शिविर वाले लोगों ने दिया था और उनके पास वो पीछे से आकर कुछ बोलती है। पापा, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? आपको भी भूख लगी है ना? ये लो, मुझे अंकल ने दिया था। मैं आपका इंतजार कर रही थी, माँ और बाबा। पूजा को देखकर सुमन और गोपाल फूट फूट कर रोने लगे। मेरी बच्ची तो ठीक है। पूजा को भी राहत कार्य वालों ने बचाकर शिविर में पहुंचाया था। अपनी बच्ची को जिंदा देखकर वो ऊपर वाले का धन्यवाद करने लगे। उसके बाद सरकार ने उन्हें कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर दिए, जिससे उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सके। आज गोपाल एक चाय और पकौड़े की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई थी और वो अपनी बच्चों को एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे। सर्दियों का समय है और गायत्री ने घर के बाहर एक चाय का ठेला लगाया है। चाय पी लीजिए, चाय, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। गायत्री की बड़ी बेटी सोनू, माँ, आज तो कोई चाय पीने नहीं आ रहा। माँ, हम भी आपके साथ लोगों को बुलाएं। तभी सोनू और मोनू भी सड़क पर खड़े होकर लोगों को गर्मा गर्म चाय पीने के लिए बोलने लगती हैं। गर्मा गर्म चाय पी लीजिए और सर्दी को छूमंतर कीजिए। ऐसे दोनों बच्चियों की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आकर चाय पीते हैं। तभी वहां सुभाष आता है। सुभाष को देखते ही बच्चियां अंदर भाग जाती हैं। देखा, कितने पैसे हैं तेरे पास? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। सुभाष जबरदस्ती गायत्री से सारे पैसे छीनकर शराब पीने चला जाता है। ये कहानी है गरीब माँ गायत्री की, जिसकी 7 बेटियां हैं। गायत्री का पति सुभाष बहुत शराब पीता था और सारा दिन शराब के नशे में ही रहता था और कोई काम नहीं करता था। पैसे कमाने का ख्याल तो कभी उसके मन में तक नहीं आया। दूसरी तरफ गायत्री चाहकर भी खुद घर से बाहर काम के लिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि अपनी बच्चियों को किसी के भरोसे वो नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन बच्चियों का पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए वो अपने घर के बाहर ही चाय का ठेला लगाना शुरू कर देती है। लेकिन वो पैसे भी सुभाष उससे छीनकर ले जाता था। दोपहर का समय था, चारों तरफ बहुत ठंड पड़ रही थी। तभी सुभाष शराब की बोतल लेकर आता है। जल्दी जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना, मेरे दोस्त आने वाला है। आज हम साथ बैठकर पिएंगे। कुछ तो शर्म करो, घर में तुम्हारी 7 बच्चियां हैं, पर तुम यहाँ अपने शराबी दोस्तों को बुलाकर शराब पियोगे? मेरी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, ठीक है? और ये सब ना अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं करने दूंगी। अच्छा, मुझसे जुबान लड़ाती है? सुभाष ठेले को लात मारकर सारा सामान नीचे गिरा देता है और सारी चाय वो जमीन पर गिरा देता है। लो, अब बेच चाय आई बड़ी सबको चाय पिलाने वाली मनहूस कहीं की। 7 बेटियां मेरे सर पर खड़ी कर दी, एक बेटे का तो सुख दे नहीं पाई। निकल जा यहाँ से और अपनी इन मनहूस बेटियों को भी ले जा। तुमसे और उम्मीद कर भी क्या सकती हूँ? यही कर सकते हो तुम। आज तक कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है तुमने। पूरा दिन शराब पीकर पड़े रहते हो। मेरी बच्चियां भूखी प्यासी मेरी मदद करती हैं और तुम्हें तो हमारी मेहनत की भी कदर नहीं है। अब तुम भी मेरी बात अच्छे से सुन लो, जो तुम्हें करना है ना कर लो। मैं और मेरी बच्चियां ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे,
क्योंकि हम अपनी मेहनत से इस घर को चलाते हैं। मुझसे जुबान लड़ाएगी, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सारी बातें सुभाष की बच्चियां भी सुन रही थी। सुभाष गायत्री के बाल पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है और फिर उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। बच्चियां अपनी माँ को ऐसे मार खाता हुआ देख सहम जाती हैं। तभी सबसे बड़ी बेटी सोनू किसी तरह हिम्मत करके अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है। नहीं बाबा, मत मारो माँ को। तभी सोनू और सविता भी अपनी माँ के पास आती हैं। ऐसा मत करो बाबा, छोड़ दो माँ को, छोड़ो माँ को। उधर सुभाष गुस्से में अपनी बड़ी 3 बेटियों को भी पीट देता है और सोनू मोनू को जोर से धक्का दे देता है, जिस वजह से दोनों के सर पर गहरी चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी सुभाष पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उसका दोस्त बाहर आ चुका था और किशोर अपनी शराब की बोतल लेकर उसके साथ घर के बाहर जाने लगा। बाबा, दीदी को चोट आई है और सर से खून भी निकल रहा है। सुभाष कुछ नहीं सुनता और वो अपने दोस्त के साथ चला जाता है। माँ, उठो ना, दीदी के सर से खून निकल रहा है। गायत्री कैसे भी करके खुद उठती है। सविता बेटा, तो अपनी छोटी बहनों का ध्यान रखना, मैं अभी सोनू और मोनू को अस्पताल लेकर जाती हूँ। सोनू, सोनू बेटा उठ, अस्पताल चलते हैं। गायत्री अपनी दोनों बेटियों को ठेली पर डालती है और उन्हें अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर नंदिनी ने सोनू और मोनू का इलाज किया। कुछ ही देर में दोनों बच्चियां होश में आ जाती हैं। अभी ये दोनों ठीक हैं, ये दवाइयां लिख कर दी है, मैंने बाहर से खरीद लेना। हाँ, इन्हें 1 हफ्ते तक हर रोज पट्टी बदलवाने के लिए यहाँ लाना होगा। गायत्री डॉक्टर से दवाई की पर्ची लेकर उसे देखने लगती है। पर्ची देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? मैडम, मेरी 7 बेटियां हैं और मेरे पति शराब पीकर बस पड़े रहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी बेटियों का इलाज कैसे करवाऊंगी? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। गायत्री की बात सुन दोनों बच्चियां भी रोने लगती हैं। आप रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर खुद से ही सारी दवाइयां दे देती है और कोई पैसे नहीं लेती। मैडम जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? इतना मत सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? अपनी बच्चियों को स्कूल भेजती हो या नहीं? कहाँ मैडम जी, मैं तो इनको पेट भर खाना भी नहीं खिला पाती, तो स्कूल कैसे भेजूंगी? आपको पता है ना, मेरा पति कोई काम नहीं करता, मेरी कमाई भी शराब में ही उड़ा देता है। अच्छा, और तुम क्या काम करती हो? मैं चाय का ठेला लगाती हूँ, लेकिन आज तो वो भी उस करमजले ने सड़क पर पलट दिया, सब बर्बाद कर दिया। अच्छा, तुम चाहो तो यहाँ अस्पताल में सफाई करने का काम कर सकती हो, यहाँ किसी काम करने वाली की जरूरत है। क्या? सच में मैडम जी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे अच्छा तो तब होगा जब तुम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजोगी। तुम्हारी बेटियां सिर्फ पढ़ने से ही अपना भविष्य संवार सकती हैं। यहाँ पास में एक सरकारी स्कूल है, मैं तुम्हारी 7 बच्चियों का एडमिशन वहाँ करवा दूंगी और स्कूल की फीस की चिंता तुम मत करना, मैं वो सब देख लूंगी। डॉक्टर नंदिनी जैसे गायत्री के लिए भगवान बनकर आई थी। अगले ही दिन गायत्री अस्पताल में साफ सफाई का काम करने लगी, जिसके लिए उसे अच्छी तनख्वाह मिली। जल्द ही गायत्री की 7 बेटियां स्कूल जाने लगी, लेकिन ये सब उसके पति सुभाष को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक सुबह बच्चियां स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं? कहाँ भेज रही है तू इन्हें? बच्चियां स्कूल जा रही हैं। अच्छा, स्कूल भेजने के लिए तेरे पास पैसे हैं
और जब कल मैंने पैसे मांगे तो एक पैसा नहीं निकला तेरे पास। तुम्हें देने के लिए तो एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, समझे? वो डॉक्टर मैडम की मेहरबानी है कि मेरी बच्चियां स्कूल जाने लगी हैं, वरना तुम्हारे साथ रहकर तो जैसे मेरे भाग फूटे हैं ना, वैसे ही इनके भी फूट जाते। तुम्हें क्या लगता है स्कूल जाकर कलेक्टर बन जाएंगी? ये घर में बिठा इनको और घर के काम काज सिखा इन्हें। नहीं, मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। अब मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझे तुम? अच्छा, लगता है उस दिन की मार भूल गई है तू। कुछ नहीं भूली हूं मैं। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, अगर तुमने मुझे या मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया ना, तो पुलिस के पास तुम्हें सीधा अंदर करवा दूंगी। अब तक बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं करूंगी। अच्छा, तू निकल जा मेरे घर से। ठीक है, जा रही हूं। किशोर को लगा था कि हर बार की तरह गायत्री उसकी बात का उल्टा जवाब देगी और वो उस पर हाथ उठाएगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में अब गायत्री भी उससे छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि उसे डॉक्टर नंदिनी के रूप में एक उम्मीद जो मिल गई थी। अब गायत्री अपनी बच्चियों के साथ हमेशा के लिए सुभाष का घर छोड़कर चली जाती है। मैडम जी, मैंने छोड़ दिया है उसे। हर बार धमकी देता था कि घर से निकाल देगा। आज खुद मैंने उसका घर छोड़ दिया। अब मेरा और मेरे बच्चों का उस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अब तुम कहाँ रहोगी और तुम्हारे बच्चे, उन्हें कैसे संभालोगी? अब तक भी तो अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी मैडम जी, और मैंने ना यहाँ अस्पताल के पास एक कमरा किराए पर ले लिया है। अब मेरा आना जाना भी आसान होगा और बच्चों की भी चिंता नहीं रहेगी। गायत्री की बात सुनकर नंदिनी मुस्कुराने लगती है, फिर दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगती है। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। क्या हुआ मैडम, आंख में कुछ चला गया है क्या? नहीं, आज इतने सालों बाद अपनी माँ को देख लिया। लेकिन मैडम, आप तो हर रोज उनकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़ती हैं और उसके बाद ही आपका दिन शुरू होता है। नहीं, तस्वीर में नहीं, आज तुम्हें देख लिया मैंने। तुम्हें पता है, आज जो तुमने अपनी बच्चियों के लिए किया है, ठीक वैसा ही कई साल पहले मेरी माँ ने किया था। मैं जानती हूँ ये फैसला तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ मैडम जी, मुश्किल तो था, लेकिन सच कहूँ ना, आपसे ही मुझे हिम्मत मिली है। वैसे मैडम जी, आप तो इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, तो आप ये सब कैसे? तुम्हारी और मेरी माँ की कहानी बिल्कुल सेम है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपनी माँ की वजह से ही हूँ। मेरे पिताजी भी बहुत शराब पीते थे और मेरी माँ को पीटते थे। फिर एक दिन माँ मुझे लेकर दूसरे शहर आ गई, जहाँ उन्होंने खूब मेहनत करके मुझे पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। मुझसे वादा करो गायत्री, तुम भी कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाओगी, कभी अपनी बच्चियों का साथ नहीं छोड़ोगी, जैसी मेरी माँ ने हमारा नहीं छोड़ा। गायत्री ने डॉक्टर नंदिनी की तरफ हाथ बढ़ाया। हाँ मैडम जी, मैं अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊंगी और उन्हें आपकी तरह बनाऊंगी। फिर क्या था, गायत्री ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाया। गायत्री की सातों बेटियां पढ़ने में एक से बढ़कर एक थी और सब पढ़ लिख कर ऊंचे ओहदों पर पहुंच गई थी। कोई सरकारी अफसर थी, तो कोई कंप्यूटर इंजीनियर, तो कोई प्रोफेसर और डॉक्टर बनी। आज गायत्री की बेटियां करोड़पति बन गई थी और सब बहुत खुश थे।